लोग आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में अध्ययन किए थे। यह भी देखे थे कि अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं, ठीक ना। एक धनात्मक विचलन के द्वारा और दूसरा ऋणात्मक विचलन के द्वारा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। ध्यान दीजिएगा, टॉपिक का नाम है स्थिर क्वाथी मिश्रण लेसन 2 में, यही ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर और एजियोट्रोपिक मिक्सचर, यही ना। होता क्या है पहले समझिएगा अच्छा से। देखिए, मान लीजिए कि आप जल लिए और एगो एथेनॉल लिए। जल लिए हैं और एक क्या लिए हैं, एथेनॉल यानी एल्कोहल लिए, यही ना। जल और एथेनॉल को मिलाए हैं आप, ठीक है। तो आप जल का क्वथनांक जानते हैं कितना होता है। जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस और एथेनॉल का क्वथनांक होता है 78.5 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जल का जो क्वथनांक है कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, और एथेनॉल का जो क्वथनांक है कितना है, 78.5 डिग्री सेल्सियस है। अब इन दोनों को मिश्रण कर दिए हैं, एक दूसरे में मिला दिए। किसको किसको, जल को और एथेनॉल को, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि अब इन दोनों को अलग करना है। क्या करना है, अलग करना है। तो अब इसके मिश्रण को आप क्या करेंगे, हीट करेंगे। जैसे ही आपका तापमान 78.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, एथेनॉल क्या हो जाएगा, वाष्प बन जाएगा, एथेनॉल वहां से उड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है, 78.5 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे इन दोनों के मिश्रण को हीटिंग गर्म करेंगे, जैसे ही आपका तापमान 78.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, यहां से जो एथेनॉल है क्या बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा। उसके बाद फिर आप गर्म करेंगे, जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, यहां से जल जो है क्या बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा, ठीक है। तो इसके मिश्रण को जो हम लोग अलग किए, इसको बोलते हैं प्रभाजी आसवन। क्या बोलते हैं, प्रभाजी आसवन बोलते हैं, ठीक ना। इसको हम लोग स्थिर क्वाथी मिश्रण नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि यह अलग तापमान पर हट गया और ये दूसरे तापमान पर क्या हो गया, हट गया। क्योंकि एथेनॉल को और जल को जब आप मिलाए थे और इसको हीटिंग किए, तो एथेनॉल 78.5 डिग्री सेल्सियस पर क्या करता है, बॉयल करता है, यानी खौलना स्टार्ट कर देता है। और जल कितना पे, 100 पे। तो पहले आपका तापमान जब 78.5 पहुंचेगा तो एथेनॉल वाष्प बन जाएगा। उसके बाद आपका तापमान 100 पहुंचेगा, जल यहां से क्या हो जाएगा, वाष्प बन जाएगा। तो ऐसे मिश्रण को हम लोग जो बोलते हैं, जिस विधि के द्वारा अलग करते हैं, इस विधि का नाम है प्रभाजी आसवन विधि। क्या बोलते हैं, प्रभाजी आसवन विधि, यही ना। लेकिन अब बात समझिएगा। देखिए, अब क्या किए आप, इसी मिश्रण में जल के अमाउंट कर दिए 5% और एथेनॉल का अमाउंट कर दिए 95%। कहने का मतलब कि एक मिश्रण आपने ऐसा तैयार किया जिसमें जल का अमाउंट कितना पाया गया, 5% मिलाए, यानी 100 ml विलयन बनाए तो 100 ml में जल कितना ml मिला, 5 ml मिला, और एथेनॉल कितना ml मिला, 95 ml मिला, ठीक है। अब आपको कोई बोलेगा कि इन दोनों को अलग कीजिए, तो ये दोनों अलग नहीं होंगे। ये दोनों एक ही साथ एक ही तापमान पर बॉयल करते हैं, और वह तापमान है कितना डिग्री सेल्सियस, 78 डिग्री सेल्सियस। बात समझिए, एक मिश्रण आपने ऐसा तैयार किया
एक मिश्रण आपने ऐसा तैयार किया जिसमें जल कितना पाया गया, 5% मिला है, और एथेनॉल कितना मिला है, 95%। ठीक है, और अब बोला गया कि इसको हीटिंग करिए। तो अब हीट करने पर क्या देखेंगे आप लोग कि जल ना तो 100 पर खौलना स्टार्ट करेगा, एथेनॉल ना तो 78.5 पर खौलना स्टार्ट करेगा। अब ये दोनों के दोनों द्रव एक साथ एक ही तापमान 78 डिग्री सेल्सियस पर खौलना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। ध्यान दीजिए, जब दो द्रव एक ही साथ एक ही तापमान पर उबलना स्टार्ट कर दे, शुरू कर दे, तो ऐसे द्रव के विलयन को या ऐसे द्रव के मिश्रण को स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। फिर से एक बार, जब दो द्रव एक साथ एक ही तापमान पर, देखिए पहले जल कितना पे खौलता था, 100 पे, ई कितना पे खौलता थे, 78.5 पे। ठीक है, तो जब ई अगर कंडीशन नहीं दिया 5 और 95 नहीं दिया, तो आप सोच लीजिएगा कि यह कितना पे खौलेगा, 78.5 पे, ये कितना पे खौलेगा, इतना पे। लेकिन जब ये 5% दे दिया और ये 95% दे दिया, इसका मतलब कि अब दोनों का दोनों द्रव एक साथ एक ही तापमान 78 डिग्री पर सेल्सियस पर क्या करेगा, खौलना स्टार्ट करेगा। तो ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, जब दो द्रव एक ही साथ एक ही तापमान 78 डिग्री सेल्सियस जो भी हो, जब दो द्रव एक ही साथ एक ही तापमान पर उबलना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे ऐसे मिश्रण को क्या बोलते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर के मतलब समान यानी सेम, और क्वाथी के मतलब क्वथनांक यानी समान क्वथनांक, यही ना हुआ। अब जल भी कितना पे खौलेगा, 78 डिग्री सेल्सियस पे, और एथेनॉल भी कितना पे खौलेगा, 78, यानी दोनों के दोनों लिक्विड एक साथ एक ही तापमान कितना पे खौलना स्टार्ट करेगा, 78 डिग्री सेल्सियस पे खौलना स्टार्ट करेगा। तो ऐसे मिश्रण को क्या बोलते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, देखिए परिभाषा, कुछ द्रव मिश्रित करने पर स्थिर क्वाथी बनाते हैं। देखिए, जल और एथेनॉल को मिश्रित किए, जब ये 5% दिए, 95% दिए, तो दोनों ने मिलकर क्या बनाया, स्थिर क्वाथी बनाया। कहने का मतलब कि दोनों का दोनों द्रव अब एक साथ कितना पे, 78 डिग्री सेल्सियस पे खौलना शुरू कर देगा। ठीक है, जिसका द्रव और वाष्प अवस्था में संगठन क्या हो जाएगा, एक समान होता है। जैसे अब जब खौलना स्टार्ट करेगा, तो जो द्रव अवस्था का संगठन होगा वही किसका होगा, वाष्प अवस्था का संगठन में दोनों में क्या हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगे। ठीक है, जिसका द्रव और वाष्प अवस्था में संगठन क्या होता है, एक समान होता है, तथा यह स्थिर ताप पर क्या करते हैं, उबलते हैं। ठीक है, ऐसे प्रक्रमों में घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। अब ऐसे मिश्रण को हम लोग प्रभाजी आसवन के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, स्थिर क्वाथी मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक ना, स्थिर क्वाथी मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। पहला न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण और दूसरा अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या, न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण, यही ना। तो पहला हेडिंग दीजिएगा, न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। पहला हेडिंग है न्यूनतम स्थिर क्वाथी। ठीक है,
अब ध्यान दीजिए, यही था ना आपका, ये जल था, जल कितना पे खौलता था, 100 डिग्री सेल्सियस पे खौलता था। ये क्या था, एथेनॉल था, ये कितना पे खौलता था जी, ये खौलता था 78.5 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब अगर दोनों को हीटिंग करेंगे तो इतना पे ही अलग हो जाएगा और 100 आते आते ये अलग हो जाए। ठीक है, लेकिन अब इसको हम 5% कर दे और इसको हम 95% कर दे, यही ना। तो अब दोनों के दोनों द्रव एक साथ कितना पे जी, दोनों के दोनों द्रव अब एक साथ कितना पे बॉयल करना स्टार्ट कर देगा, 78 डिग्री सेल्सियस पे खौलना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे द्रव को क्या बोलते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्र, है ना। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, एकरो से ही कम है। यहाँ देखिए कितना है, 78.5 डिग्री सेल्सियस, एकरो से ही कम है, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूनतम स्थिर क्वाथी। ठीक है, अब देखिए परिभाषा, तो ध्यान दीजिएगा, पहला न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण, यही ना। तो देखिए क्या बताया न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण में, यही ना, ये H2O है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे खोलेगा, और ये आपका C2H5OH इथेनॉल है तो ये कितना पे खोलेगा, 78.5 पे। लेकिन जब दोनों इस रेशियो में मिला देते हैं तो दोनों के दोनों कितना पे खोलना स्टार्ट कर देगा, 78 पे। तो देखिए इनका जो क्वथनांक है, ये दोनों के अवयव के क्वथनांक से क्या हो गया, कम हो गया। तो ऐसे मिश्रण को क्या बोलेंगे, न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण बोलेंगे। जब विलयन का क्वथनांक दोनों अवयव के क्वथनांक से कम हो तो ऐसे मिश्रण को क्या बोलेंगे, न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, या एक इसको और एक तरीका से देखिए समझाते हैं, ध्यान दीजिए। आप जानते हैं कि कोई भी द्रव तभी उबलता है, तभी खौलता है जब उसके वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, है ना। यानी जानते हैं क्वथनांक किसे कहते हैं, तो जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो वह द्रव क्या, खौलना शुरू कर, उबलना शुरू कर देता है। जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो वह द्रव क्या, उबलना शुरू कर देता है, यही ना। तो पहले बात समझिएगा, देखिए मान लीजिए यह आपका वायुमंडलीय दाब है, यही ना, और यहाँ पे आपका जल है। तो जल को उबलने के लिए, जल का वाष्प दाब है, किसका वाष्प दाब है, जल का वाष्प दाब, जल का वाष्प दाब, यही ना। तो जल के वाष्प दाब यानी जल को उबलने के लिए इसके वाष्प दाब को उठकर कहाँ आना पड़ेगा, इसके बराबर आना पड़ेगा। तो इसके बराबर तक पहुंचाने के लिए कितना तापमान देना पड़ेगा, 100 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा। यानी जल के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए कितना तापमान देना पड़ेगा, 100 डिग्री सेल्सियस, तब ना जल उबलना शुरू कर देता है। आप लोग जानते हैं कि जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलना क्या करता है, शुरू कर देता है। इसका मतलब कि जल का वाष्प दाब जब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा तभी तो खौल रहा है। जल के वाष्प दाब से वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाने के लिए कितना तापमान देना पड़ा, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यही यदि आपका एथेनॉल है, एथेनॉल का वाष्प दाब है, तो इसको यहां तक पहुंचाने के लिए कितना देना पड़ा, 78.5 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब दोनों को हम उस रेशियो में मिला देंगे तो विलयन को यहां तक उबालने के लिए कितना देना पड़ रहा है, 78 डिग्री सेल्सियस देना पड़ रहा है। इसका मतलब कि न्यूनतम स्थिर क्वाथी में विलयन का वाष्प दाब, विलयन देखिए, विलयन का वाष्प दाब यहाँ है जबकि जल का वाष्प दाब यहाँ है, एथेनॉल का वाष्प दाब यहाँ है। तो विलयन का वाष्प दाब अवयव के वाष्प दाब से अधिक होता है।
क्लियर है ना। ये बिलियन के वाष्प दाब का लेवल है, ये एथेनॉल का है, ये किसका है, जल का है। इसका मतलब बिलियन का वाष्प दाब क्या दोनों अवयव के वाष्प दाब से क्या होता है, अधिक होता है। और जब वाष्प दाब अधिक होगा इसका मतलब राउट लॉ के नियम से कैसा विचलन प्रदर्शित करेगा, धनात्मक विचलन। वही यहां लिखवा है, वैसा विलयन जो राउट से धनात्मक, राउट नियम से, वैसा विलयन जो राउट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक अवयव के विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, ऐसी स्थिति में प्रत्येक अवयव से विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, अधिक होता है। देखिए विलयन का वाष्प दाब ये दोनों के वाष्प दाब से क्या है, अधिक हो जाता है, ठीक है, जिससे विलयन का क्वथनांक अवयव के सापेक्ष क्या हो जाता है, कम होता है। विलयन का क्वथनांक जो है ये अवयव के सापेक्ष क्या होता है, कम, यानी क्वथनांक में कम हो जाता है और वाष्प दाब में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ऐसे हम लोग विलयन को क्या बोलते हैं, न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण बोलते हैं। और न्यूनतम स्थिर क्वाथी कौन बनाता है, तो 95% एथेनॉल एवं 5% जल का जो मिश्रण होता है वह क्या देता है, न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ग्राफ। देखिएगा ग्राफ, एथेनॉल है, ये H2O है, तो H2O कितना पे खौलता है, 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन। ये कितना पे खौलता है, 78.5 डिग्री सेल्सियस या 351.5। और जब दोनों के दोनों मिलाएंगे तो ये कितना पे खौलेगा, 78 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेगा, बॉयल करना शुरू कर देता है। तो ऐसे हम लोग मिश्रण को क्या बोलते हैं, न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, इसमें H2O का जो बताया था ना, ये हो जाएगा 5%, ये हो जाएगा 95%, ये भी ध्यान दीजिएगा। और H2O का मोल अंश होता है 0.056 और किसका, इथेनॉल का होता है 0.694। मिला लीजिए, हो जाएगा ना। अब दूसरा नंबर हेडिंग दीजिएगा, अधिकतम क्वाथी मिश्रण, यही ना जी। दूसरा नंबर हेडिंग दीजिएगा, अधिकतम क्वाथी मिश्रण, अधिकतम क्वाथी मिश्रण, ये हो जाएगा आपका दूसरा नंबर। ठीक है, दूसरा देखिएगा अधिकतम क्वाथी मिश्रण, ठीक ना। तो उसका उल्टा हो जाएगा न्यूनतम का, यानी ऐसे विलयन जो राउट नियम से क्या उसमें धनात्मक था, ये में ऋणात्मक हो जाएगा, प्रदर्शित करता है। प्रत्येक अवयव से विलयन का वाष्प दाब क्या कम होता है, उसमें क्या था, विलयन का वाष्प दाब ज्यादा था, इसमें विलयन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यही ना। प्रत्येक अवयव से विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण अवयव का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसमें अवयव का क्वथनांक ज्यादा हो गया, उसमें विलयन का क्वथनांक था। इसका एग्जांपल देखिएगा, 20.2% HCl और 79.8% H2O के द्रव्यमान को मिश्रित करने पर क्या प्राप्त होता है, अधिकतम क्वाथी। और 68% HNO3 और 32% H2O के द्रव्यमान को क्या मिश्रित करने पर क्या प्राप्त होता है, अधिकतम क्वाथी मिश्रण प्राप्त होता है, यही ना। ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत। अब एग्जाम्पल से ग्राफ देख लीजिए। HCl है और H2O है, तो ये तो खौलता है 373 केल्विन पर और ये खौलता है जी 188 केल्विन पर, यही ना। ये खौलता है 373 पर, ये खौलता है कितना पर, 381 पे। और जब दोनों के मिलाएंगे तो दोनों एक साथ, ठीक है, उबलना शुरू कर देता है। जिसका तापमान है मालूम है 381.6 केल्विन। कितना पे खोलना स्टार्ट करता है, 381.6 केल्विन पर खोलना शुरू कर देता है। HCl कितना है, 20.2%। ये कितना है, ये कितना है आपका, तो ये है आपका 29.8%।
ठीक है, तो ऐसे जो विलयन बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अधिकतम क्वाथी मिश्रण बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक है? XH2O और XHCl, तो XH2O H2O का मोल अंश इसमें मिल जाता है आपका 0.889 और इसका मिल जाता है आपको 0.111। ठीक है ना। इस पर क्वेश्चन आया है, ठीक है, एक क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है कि H2O और कहता है ये H2O और HCl, क्वेश्चन आया 2017 में। H2O और HCl के क्वाथी मिश्रण में HCl का कितना द्रव्यमान प्रतिशत उपस्थित रहता है? ठीक है, ए में ऑप्शन है 68%, बी में है 32%, सी में है 29 डी में है 20.2%। कौन आंसर हो जाएगा? डी। ठीक है, खत्म हो। यही इतना था आपका एजीएफ टॉपिक। देखिए अब हम लोग का अगला टॉपिक है अनुसंख्या गुणधर्म। ठीक है, ये भी टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। क्या है? अनुसंख्या गुणधर्म, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यही ना। देखिए क्या होता है अनुसंख्या गुणधर्म। कहता है विलयन का वैसा गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि विलेय के प्रकृति पर, उसे अनुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। देखिए क्या कहता है। कहता है कि मान लीजिए यह आपका बीकर है जिसमें 500 ml आपके पास जल है, यही ना। तो कहता है कि विलयन का ऐसा गुणधर्म जो विलेय के संख्या पर निर्भर करता है। किसके संख्या पर? विलेय के संख्या पर निर्भर करता है, उसे क्या कहते हैं? अनुसंख्या गुणधर्म कहते हैं, न कि इसके प्रकृति पर। हम क्या मिला रहे हैं क्या नहीं मिला रहे हैं उसको नहीं देखना है, हमको ये देखना है कि जिसको हम मिला रहे हैं उसकी संख्या कितना है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं क्या? अनुसंख्या गुणधर्म। क्या याद हो गया? विलयन का वैसा गुणधर्म जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि विलेय के प्रकृति पर। हम क्या मिला रहे हैं क्या नहीं मिला रहे हैं उसको नहीं देखना है, हमको ये देखना है कि हम जो मिला रहे हैं उसकी संख्या कितना है, यही ना। यानी विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि विलेय के प्रकृति पर। उसे क्या कहते हैं? अनुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अर्थात अनुसंख्या गुणधर्म समानुपाती होता है विलेय के कणों की संख्या के। ठीक है, और अनुसंख्या गुणधर्म व्युत्क्रमानुपाती होता है विलेय के आणविक द्रव्यमान के। ठीक है, अब लिखिए आगे। अनुसंख्या गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। अनुसंख्या गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन अवनमन अवनमन। दूसरा क्वथनांक का
उन्नयन, तीसरा हिमांक का अवनमन, चौथा परासरण दाब, परासरण दाब। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अनुसंख्यक गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा हिमांक का अवनमन और चौथा परासरण दाब। याद हो गया क्या जी? अनुसंख्यक गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा हिमांक का अवनमन, चौथा परासरण दाब। ठीक है, अब हम लोग एक करके बारी बारी से अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? अभी बताए अनुसंख्यक गुणधर्म कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, दूसरा कौन? क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा कौन? हिमांक का अवनमन, चौथा कौन? परासरण दाब। यही ना कहता है कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? ए में है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये तो है। दूसरा क्वथनांक का उन्नयन, ये भी है। तीसरा हिमांक का अवनमन, ये भी है। कौन नहीं होगा? डी नहीं होगा। अगला, निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? कौन नहीं है? ए में क्वथनांक का उन्नयन, ये तो है। वाष्प दाब का अवनमन, देखिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन न, जबकि यहाँ क्या है? खाली अवनमन है, इसलिए क्या होगा? बी होगा। ठीक है ना। यह हिमांक का अवनमन है, ये क्या है? परासरण दाब। कोई दिक्कत? अब हम लोग पहला नंबर हेडिंग लेंगे। देखिएगा पहला नंबर, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। यही ना आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए यह कोई आपके पास विलायक है, ठीक है। अब इसमें हम अवाष्पशील विलेय मिला रहे हैं, अवाष्पशील विलेय मिला रहे हैं। तो बताए थे कि अवाष्पशील विलेय मिलाने से, ठीक है, इसके वाष्प दाब में क्या हो जाता है? कमी आ जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। मान लीजिए पहले इसका था 10 एटीएम, अगर मिला दिए तो घट के क्या 9 हो जाएगा, 8 जो भी हो। यानी किसी भी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने से उसके वाष्प दाब में क्या हो जाता है? कमी हो जाता है। वही चीज यहाँ लिखा है। हम जानते हैं कि अवाष्पशील युक्त विलयन का वाष्प दाब उसके विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है? कम होता है। तब राउल्ट के 2 नियम बताए थे, एक अवाष्पशील के लिए और एक बताए थे वाष्पशील के लिए। तो अवाष्पशील के लिए बताए थे PS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X2। X2 क्या है? X2 बराबर विलायक का मोल अंश। ठीक है, चलिए ये भी आप लोग जानते हैं। यहाँ से हटेगा तो PS बराबर P0 इंटू X2 हो जाएगा PS बाई P0 बराबर X2, चूंकि X2 बराबर 1 माइनस X1। यही ना, क्या हो जाएगा? X2 बराबर 1 माइनस X1। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। PS बाई P0 1 माइनस X1 तो हो जाएगा X1 बराबर 1 माइनस PS बाई P0। तो X1 बराबर P0 माइनस PS बटा में P0। ठीक है, इसी को बोलते हैं
वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है। क्या बोलते हैं? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन इसको बोलते हैं। तो हम लोग नोट करके लिख सकते हैं क्या जी? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। ठीक है। क्या जी? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है? तो विलेय के मोल अंश के क्या होता है? बराबर होता है। यही ना? क्या? दैट इज अर्थात x1 बराबर P0 माइनस PS बटा में P0। ठीक है। चलिए अब अगेन देखिएगा, आगे लिख सकते हैं क्या? x1 का फॉर्मूला, जिसका मोलन चाहिए उसका मोल ऊपर में n1 बाई n1 प्लस n2 बराबर P0 माइनस PS बटा में कितना जी? P0। ठीक है। अब आइए तनु विलयन के लिए n1 जो होता है n2 से क्या होता है? लेस देन होता है। अर्थात n1 इक्वल टू 0। यही ना? तो हो जाएगा n1 बाई 0 प्लस n2 बराबर P0 माइनस PS बटा में P0। ठीक है। तो क्या रिजल्ट दे देगा? n1 बराबर हो जाएगा W1 बटा में M1 और W2 बटा में M2 बराबर क्या? P0 माइनस PS बटा में P0। तो फार्मूला मिल जाएगा W1 बाई इंटू M2 बटा में M1 इंटू W2 बराबर P0 माइनस PS बटा में P0। ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ W1 बराबर विलेय का द्रव्यमान, W2 बराबर विलायक का द्रव्यमान। ठीक है। M1 बराबर विलेय का आणविक द्रव्यमान। M2 बराबर विलायक का आणविक द्रव्यमान। ठीक है। P0 बराबर विलायक का वाष्प दाब, PS बराबर विलयन का वाष्प दाब। ठीक है। विलयन का वाष्प दाब। यही फार्मूला मिला क्या? कि P0 माइनस PS बटा में P0 बराबर यानी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर W1 गुने M2 बटा में M1 गुने W2। ठीक है। ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है, कहता है किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब इतना बार है। ठीक है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, तब प्राप्त विलयन का वाष्प दाब इतना बार हो जाता है, तो ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें। यही ना? किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का, ये विलायक है, विलायक का दे दिया है P0 बराबर 0.85 बार। ठीक है।
अवाष्पशील इतना विलेय मिलाया जाता है। W1 बराबर 0.5 ग्राम। ठीक है। बेंजीन, हाँ, W2 दे दिया है कितना ग्राम में, 39 ग्राम। मोलिक्यूलर मास दिया हुआ है जी M2 78 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है। PS प्राप्त विलयन का वाष्प दाब दे दिया, PS दे दिया कितना, 0.845 बार। पूछ क्या रहा है, M1 इक्वल टू व्हाट। ठीक है, लगा दीजिए फॉर्मूला। हम जानते हैं कि W1 इंटू M2 M1 इंटू W2 बराबर P0 माइनस PS बटा में P0। ठीक है, रख दीजिए। W1 कितना दिया है, 0.5 इंटू M2 28 बाई M1 इंटू 39 P0 0.850 माइनस 0.845 बाई 0.850। यही है ना। चलिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39 बाई M1 इंटू 39 कट गया, ये हो जाएगा 0.005 बटा में 850। ठीक है। चलिए हो जाएगा जी 1 बटा में M1 बटा में 5 बटा में 850, कितना हो जाएगा, 17 पचे 50। 1 बटा M1 बराबर 1 बटा में 170, यानी M1 इक्वल टू 170 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, यही इतना था आपका।